नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और आज सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको उत्तराखंड में लागू करने की पूरी तैयारी हो रही है। आज कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी और उससे पहले एबीपी न्यूज के पास ड्राफ्ट की पूरी जानकारी मौजूद है जो हम आपको बताएंगे। ये 800 पन्नों का ड्राफ्ट है यूसीसी का। एबीपी न्यूज के पास यूसीसी मसौदे की जानकारी मौजूद है, जिसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और इसी के साथ तलाक के लिए पति पत्नी को समान आधार मिलेगा, बहु विवाह पर रोक भी रहेगी। तो तमाम ऐसी जानकारी जो सूत्रों से हमें मिल रही है और इसे लेकर आज जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंपा जाएगा। इस पर और ज्यादा डिटेल्स हमारे पास क्या है, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, और क्या इसको लेकर जानकारी ड्राफ्ट में और क्या क्या चीजें हैं, आज तैयारी है इसे सरकार को सौंपने की? बिल्कुल, देखिए 11 बजे ये ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा सरकार को। करीब 800 पन्ने की रिपोर्ट है ये और 4 इसके वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम में ये रिपोर्ट है और करीब 12 पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से लेकर के मेंटेनेंस का इशू है, तलाक का इशू है, तलाक के सेम ग्राउंड होने का इशू है, जो महिला के लिए होगा वही पुरुष के लिए होगा, पॉलीगैमी बहुविवाह पर रोक की इसमें बात है, इसमें हलाला इद्दत इन सब पर रोक की बात है। और एक अहम बात मैं आपको और बताऊं जो सबसे ध्यान देने वाली, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसको लेकर के बहुत ही चर्चाएं थीं और जो सुझाव आए थे कमेटी के पास में उसमें जनसंख्या नियंत्रण को शामिल करने के लिए बहुत सुझाव मिले थे, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया है। उत्तराधिकार का मुद्दा भी इसमें एड्रेस किया गया है। एडॉप्शन का मुद्दा है, उसमें लिखा है कि सभी को एडॉप्शन का अधिकार मिलेगा और जो उत्तराधिकार का इशू होता है उसमें पत्नी को जो हिस्सा है वो पति के बराबर मिलेगा, ये बात भी इसमें कही गई है। तो कई अलग अलग मसले हैं जिनको एड्रेस किया गया है। ध्यान देने वाली बात है जनसंख्या वाली बात, जिस पे ध्यान देना है कि वो इसमें शामिल नहीं है, जिसके लिए बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था और जिसको लेके बहुत सारे सुझाव भी मिले थे। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अभिषेक, इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन साथ ही अब देहरादून का रुख कर लेते हैं जहां से संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आज मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, एक्सपर्ट कमेटी ड्राफ्ट सौंपने जा रही है आज, लेकिन अभी कितना समय इसे लागू होने में लग सकता है? और देखिए, आज जो ड्राफ्ट कमेटी है वो रिपोर्ट अपनी सौंप देगी। मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हूँ और तैयारियां यहाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। 11 बजे के आसपास जो ड्राफ्ट सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको तस्वीरें भी दिखाता रहूँगा और बताता भी रहूँगा कि ये जो पूरी कमेटी है इसने लगभग 2,23,000 से ज़्यादा सुझाव दिए गए इस कमेटी को, जिसके बाद में ये ड्राफ्ट फाइनल हुआ है। लगभग 125 से ज़्यादा इस कमेटी की बैठकें हुई हैं शिरीन। 125 से ज़्यादा बैठकों के बाद में ये ड्राफ्ट फाइनल हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य सेवक सदन जो मुख्यमंत्री के आवास में है, यहीं पर ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। और उसके बाद चूंकि विधानसभा का सत्र बुलाया गया है 5 तारीख से और 4 दिन ये सत्र चलेगा, तो 6 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के सत्र में इसे पटल पर रखा जाएगा और उस पर चर्चा के बाद उसे पास किया जाएगा। यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हैं। डीजी इन्फॉर्मेशन बंशीधर तिवारी आए हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? देखिए, 11 बजे जो समिति गठित की गई है यूसीसी की ड्राफ्ट के लिए, उन्होंने तैयार कर लिया। तो आज 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की हस्तगत करेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। कैबिनेट की बैठक में भी इसको ले जाएंगे आगे, फिर विधानसभा भी जाएगा? नहीं, बिल्कुल वो प्रक्रिया जो है वित्त प्रक्रिया के अनुसार माननीय मंत्रिमंडल से होते हुए विधानसभा में रखा जाएगा। आज शिरीन ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, तस्वीरें दिखाते रहिए। मेरे कैमरामैन प्रवीण दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं। आज ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, कल कैबिनेट की बैठक होगी और 6 तारीख को इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो ये देहरादून की तैयारियां हैं। जैसा अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि क्या क्या प्रावधान रहेंगे, उन्होंने विस्तृत बताई। और अभी थोड़ी ही देर बाद में जो ये पूरी रिपोर्ट है ये कमेटी मुख्यमंत्री को सौंप देगी और उस पर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शिरीन, ठीक है, यानी अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, इंतजार अब इसमें बहुत ज्यादा करना नहीं होगा, तैयारियां पूरी हैं और आज ये ड्राफ्ट सीएम को सौंपने की तैयारी की जा रही है। आप दोनों इस पर नजर बनाकर रखिएगा, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जैसी जानकारी मिल रही है, ईडी के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि समन गैर कानूनी है और वो कानूनी तरह से इसका सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। तो 5वां समन है ये, लेकिन उस पर भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल, जैसी जानकारी दी जा रही है। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी का ये जो समन है वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी समन पर वो पेश नहीं होंगे। कानूनी तौर पर जो भी होगा वो इसका सामना करेंगे।
तो बड़ी खबर ईडी के सामने पेश होना है। समन लगातार जारी किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक सामने पेश नहीं हुए हैं, नहीं गए हैं और कहा यह जा रहा है कि यह गैर कानूनी समन है, बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसे राजनीतिक षड्यंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। तो 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, ग्राउंड से हमारे साथ 4 सहयोगी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर जैनेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, ईडी दफ्तर पर मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं और अजातिका को भी इस वक्त आप देख रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं जैनेंद्र आपका ही, क्योंकि पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि गैर कानूनी है, इस समन का वो सामना नहीं करेंगे, कानूनी तौर पर अगर कुछ आता है तो उसे देखेंगे। अभी क्या और डिटेल्स इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की शराब नीति को लेकर के ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, सीबीआई भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। और इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनके पास आबकारी विभाग था, मनीष सिसोदिया, वो जेल में है लंबे समय से। अब इसी मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया हुआ। इससे पहले सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों में विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है, ऐसे में ईडी की तमाम समन को न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आपने देखा होगा हेमंत सोरेन या विपक्ष की ईडी की हर कार्रवाई को विपक्ष राजनीतिक बताता है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने लगातार 5वें समन को ठुकराया है ये और कई सारे सवाल उठाए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि ईडी आगे क्या करती है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, देखिए लोकसभा चुनाव का वक्त है, ईडी की किसी भी कार्रवाई को पॉलिटिकल बताया जाएगा, चूंकि ईडी केंद्र सरकार के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये दो पार्टियां जो हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उनके बीच की सियासी रस्साकशी भी है। ईडी जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इन सबके बीच चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो कथित धांधली हुई, जो मामला अब कोर्ट में है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, उस मामले को लेकर के बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी ने आयोजित किया है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होने आ रहे हैं। और काउंटर प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से भी है और वो प्रोटेस्ट जो है वो भ्रष्टाचार के जो आरोप है उसको लेकर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर सियासत फुल हो रही है। और चाहे वो मेयर चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का मामला हो या फिर ईडी के समन को ठुकराने का मामला हो, आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इनफैक्ट प्रदर्शन की तैयारी है, थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू होगा और इसकी कीमत दिल्ली के आम लोग चुका रहे हैं। मुझे पहुंचना था आम आदमी पार्टी दफ्तर, देखना लेकिन मैं होगा नहीं कि पहुंच पाया हूं, 5वां क्योंकि जो समन रास्ता जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर गैर कानूनी ही आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है वो बताया जा रहा है। मनोज, आपके पास आते हुए ये बताइएगा कि अब क्योंकि लगातार समन पे समन जारी हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो गैर कानूनी है, आगे होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर अरविंद केजरीवाल आज ईडी मुख्यालय में पेश नहीं होते हैं तो ईडी इसके बाद फिर एक और समन जारी करेगी, क्योंकि ईडी के पास तमाम ऐसे सवालों की फहरिस्त है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इससे पहले सीबीआई के सामने जरूर वो पेश हुए हैं, लेकिन ईडी लगातार उनको बुलाना चाहती है, कुछ सवालों के जवाब ईडी को उनसे लेने हैं। यही वजह है कि ईडी उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है। आपको बताना चाहूंगा, इस मामले के जो आरोपी हैं समीर महेंद्रू, जिन्होंने पूछताछ के दौरान ये बताया है कि जो विजय नायर अरविंद केजरीवाल के खास है, उन्होंने फेस टाइम के जरिए समीर महेंद्रू की जो बातचीत थी वो अरविंद केजरीवाल से करवाई थी और तब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि विजय नायर उनका ही आदमी है, आप उनके साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के जो तत्कालीन सचिव थे सी अरविंद, उन्होंने भी पूछताछ के दौरान ये बताया था कि 6% का प्रॉफिट मार्जिन था पूरी आबकारी नीति में और उसको 12% अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया गया। इसके अलावा कई मीटिंग्स जो थी आबकारी नीति की वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब ईडी अरविंद केजरीवाल से लेना चाहती है। यही वजह है कि एक के बाद एक समन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक भी समन पर वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। ये 5वां समन है। अगर आज भी अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके बाद अगला फिर से सम्मान अरविंद केजरीवाल को जारी किया जाएगा। जी ठीक है, आप लगातार इस पर नजर रखिएगा। तो देखिए, ये तो ईडी को लेकर जिस तरीके से एक रस्साकशी दिखाई दे रही है, दूसरी रस्साकशी अब सड़क पर संग्राम के तौर पर भी दिखाई देगी, क्योंकि मेयर चुनाव में धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया और उससे लेकर आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी है। सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं वरुण का। वरुण, क्या डिटेल इसको लेकर, क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल बड़े विशाल और प्रचंड प्रदर्शन की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी ने करी है। आम आदमी दिल्ली पुलिस के पास इस तरह के इनपुट भी है कि पंजाब से भी सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बीजेपी ऑफिस की तरफ प्रोटेस्टर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए बीजेपी दफ्तर से करीब 200 मीटर पहले किस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनीज जो है वो तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, करीब 1000 जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। महिला पुलिस फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स की जो महिला पुलिस है उसकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है। वज्र वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जो पानी की बौछार करने वाली जो वरुण जो गाड़ी है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए दिल्ली पुलिस जानती है कि आज किस तरीके का विशाल और जो प्रचंड प्रदर्शन है उसका ये आयोजन किया गया है। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर यहाँ पर पहुंच सकते हैं और बीजेपी का भी जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर होना है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर आपस में क्लैश ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, वो सभी तरह के सामने आ सकती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी और सड़क पर वो संग्राम देखने को मिल सकता है। वरुण, नजर आप बनाकर रखिए। मैं अजातिका का रुख कर लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से वो हमें जानकारी दे रही है। अजातिका, अरविंद केजरीवाल घर पर हैं, कब निकलेंगे? क्योंकि समन में तो का सामना तो वो नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ईडी का समन दिया गया, 5वां समन था जिसमें शामिल नहीं होने का उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन अब समन में के जो समन मिला है ईडी दफ्तर यानी प्रवर्तन निदेशालय ना जाकर वो प्रदर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे और कब जाएंगे वो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे जैसे प्रदर्शन का समय नज़दीक आ रहा है हमें पुलिस डिप्लॉयमेंट इस पूरी रोड पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ना सिर्फ यहाँ दिल्ली के अलग अलग तमाम इलाकों में, चाहे बॉर्डर्स हो या फिर दिल्ली का अंदरूनी इलाका हो, सभी जगहों पर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। और सीएम का आवाज़ भी इस पुलिस डिप्लॉयमेंट से अछूता नहीं है। यहाँ भी हर थोड़ी देर में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो इस दिशा में आने वाला एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं, वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर दिया गया है। यानी इसके कई सवाल हैं और कई पहलू हो सकते हैं कि आखिर यहाँ पर भी पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ाया जा रहा है। क्या छठा समन अब मुख्यमंत्री को दिया जाएगा या फिर ईडी की कोई कार्रवाई होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस पुलिस डिप्लॉयमेंट से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है और ये क्लैश आगे बढ़ेगा ही, आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी आएगी ही और उसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप सभी इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो दिल्ली की बात हमने कर ली, अब जरा झारखंड के संग्राम की भी बात कर लेते हैं। झारखंड में किस तरीके का सियासी घटनाक्रम रहा बीते दिनों आपने देखा, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि वहां पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंपई के साथ कांग्रेस के विधायक आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्येंद्र भोक्ता भी शपथ लेंगे। आज सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बसंत सोरेन भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो झारखंड में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा जहां चंपई सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ कुछ विधायक भी शपथ आज लेने जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं जो शपथ लेंगे। ऐसे नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। हमने आया था, हमारा गुरुजी है और गुरुजी हमारा आदर्श है और ओत लेने के पहले हम गुरुजी और माताजी से हम आशीर्वाद लेने आया था। ये झारखंड आंदोलन के समय हम संघर्ष में आया और उन्हीं का शिष्य हूँ मैं। और जो गुरुजी का आदर्श है उनका जो झारखंड आंदोलन के समय से जो संघर्ष करके यहाँ का जनता को संवारने के लिए, यहाँ का जनता को उभरने के लिए जो संघर्ष किया है उसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। इसलिए हम जो आज ओत लेने के पहले हमारा दिशम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे।
तो चंपई सोरेन को आपने सुना, जो शपथ आज लेंगे, लेकिन उससे पहले शिबू सोरेन से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। और आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि आज शपथ ग्रहण होगी झारखंड में मुख्यमंत्री पद की। अब सीधे इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, रुख हम करेंगे अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, सरकार तो बनने जा रही है, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की, लेकिन सवाल अब ये कि क्या बहुमत साबित कर पाएंगे, आंकड़ा जुटा पाएंगे? देखिए डेवलपमेंट देखिए, पहले इस समय सर्किट हाउस में जो गाड़ियां जा रही हैं एक के बाद एक गाड़ियां, ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं ये बेहद ही दिलचस्प है। और यहाँ पर देखिए चंपई सोरेन अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये हमारे सामने से अभी काफिला निकल रहा है और शिबू सोरेन के पास गए थे, उनका आशीर्वाद लिया है चंपई सोरेन, और उसके बाद चंपई सोरेन यहाँ पहुंचे हैं सर्किट हाउस। ये आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, चंपई सोरेन का काफिला यहाँ पहुंचा है, चूंकि यहाँ से फिर जाएंगे राजभवन, और राजभवन जाकर के वहां पर शपथ ग्रहण होगा। आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी के, वो शपथ ले सकते हैं। ये ताजा तस्वीरें आप इस समय देख रही हैं, ये यहाँ का सर्किट हाउस है, यहीं पर बाकी जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और एक नाम बसंत सोरेन का भी है, नाराजगी दूर करने के पर्पज से बसंत सोरेन को भी शपथ दिलाया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि बसंत सोरेन डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। ये भी मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं, डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं बसंत सोरेन, जो हमको जानकारी मिल रही है, और उसको एड्रेस करने के लिए बसंत सोरेन को भी एकोमोडेट किया जा सकता है। जी शिरीन, तो बड़ी जानकारी अभिषेक उपाध्याय की तरफ से दी जा रही है कि जो नाराजगी है वो भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। बसंत सोरेन जिन्हें भी शपथ आज दिलाई जाएगी, और अब तस्वीरें भी हम देख रहे थे कि सर्किट हाउस पहुंचे हैं चंपई सोरेन, और फिर उसके बाद राजभवन जाने की भी तैयारी है। अभिषेक का एक बार फिर से रुख करेंगे। अभिषेक, कितने बजे ये शपथ ग्रहण होगा, और क्या ये साफ हो पाया है, सूत्र आपको क्या बता रहे हैं कि कुल कितनी शपथ आज होनी है, कुल कितने चंपई सोरेन के अलावा जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे आज? देखिए शिरीन, हमारी जानकारी है कि 12 से 12:30 बजे के बीच में एग्जैक्ट जो टाइम बताया गया है वो बताया गया है 12:05 का, लेकिन 12 से 12:30 के बीच में शपथ ग्रहण हो सकता है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है, चंपई सोरेन के साथ में आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, सरकार में मंत्री भी थे, सत्यानंद भोक्ता जो कि आरजेडी के इकलौते विधायक हैं वो भी मंत्री थे, और साथ में जो मैंने आपको कहा कि बसंत सोरेन, उनको भी शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि घर के अंदर का विरोध बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन के बाद कौन, ये सवाल जो है परिवार के अंदर इसने एक तरह का डिवीजन पैदा कर दिया। सीता सोरेन अलग नाराज हैं, हमारे सहयोगी वीरेश इस बात को रेखांकित कर रहे थे, वो सच्चाई है, सीता सोरेन बिल्कुल नाराज हैं। सीता सोरेन, आप सोचिए सर्किट हाउस, यहाँ सारे विधायक हैं, सीता सोरेन यहाँ पर नहीं है, वो किसी बैठक में भी शामिल नहीं हुई हैं। तो इस तरह कोशिश की जा रही है बसंत सोरेन को एड्रेस किया जाए, उनको एकोमोडेट किया जाए, और पार्टी के अंदर कोई डिवीजन ना होने पाए। इसलिए अभी जो जानकारी है वो है चंपई सोरेन के साथ में 3 और विधायकों के शपथ लेने की जानकारी, जिसमें कि एक बसंत सोरेन भी शामिल है। शिरीन, ठीक है, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ, बाकी हम अपने सहयोगियों का भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जिन्हें ईडी को जिनकी 1 दिन की रिमांड मिली थी, आज वो खत्म हो रही है और आज एक बार फिर से पेश किया जाएगा। उन्हें पेश करने की तैयारी भी कोर्ट में हो रही है। हेमंत की रिमांड याचिका पर आज सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, रिमांड बढ़ेगी उनकी या फिर राहत किसी तरह से देखने को मिल रही है हेमंत सोरेन को। तो रांची जेल के बाहर से ही सीधे दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आज एक बार फिर पेश किया जाएगा, ईडी जाहिर है आगे भी रिमांड की मांग करेगी, क्या तैयारी है ईडी की तरफ से आज? जी बिल्कुल श्रीन, 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली थी, और जुडिशियल कस्टडी के बाद यहाँ ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ की होटवार जेल है, काफ़ी बड़ी जेल मानी जाती है रांची की, और इसी जेल में अपर डिवीजन ब्लॉक बी कमरा नंबर 1 यानी जेल नंबर 1 में हेमंत सोरेन को रखा गया है। तो यहाँ पर से कभी भी उनको सिविल कोर्ट ले जाया जा सकता है। 11 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद जब हेमंत सोरेन वहाँ पेश होंगे तो ईडी ने जो मांग रखी है कोर्ट के सामने कि 10 दिन की रिमांड कम से कम हेमंत सोरेन की मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तक की जो पूछताछ हुई है उन्होंने उसमें संतुष्ट जवाब नहीं दिए हैं। यानी कि ईडी साफ तौर पर कह रही है कि हेमंत सोरेन से जो पूछा जाता है उसका जवाब वो सीधे तौर पर नहीं देते, इसलिए 10 दिन की रिमांड कम से कम होनी चाहिए। तो जिस पर आज फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद सिविल कोर्ट जो है इस पर फैसला सुनाएगा। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लगा हुआ है श्रीन, और उस पर भी हेमंत सोरेन की नजर है, और बाहर जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं नजर आएगी दीपक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है हेमंत सोरेन की तरफ से, उस पर भी सुनवाई होनी है। निपुण सहगल इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा आज निपुण?
देखिए शिरीन, सुबह 10:30 बजे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच मामले को सुनेगी, जहां पर कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है और मैंने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल कर दी थी, ईडी ने उसका भी इंतजार नहीं किया। ऐसी तमाम बातें वो कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गिरफ्तारी की धारा है PMLA एक्ट में 19, उसको भी चुनौती दे रहे हैं कि उसके भी कंटूर्स तय होने चाहिए, किस तरह से ईडी गिरफ्तारी कर लेती है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि एक जुडिशियल डिसिप्लिन होता है, न्यायिक अनुशासन होता है। जब भी पुलिस या कोई एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो निचली अदालत में पेश करती है, और निचली अदालत को अगर लगता है कि रिमांड में देने की जरूरत है तो रिमांड पे दिया जाता है, जमानत देने की जरूरत है तो जमानत दी जाती है। ऐसे में कोई ऊपर की कोर्ट का अधिकार बनता है निचली अदालत पर, लेकिन ऊपर की कोर्ट सीधे आप यहां पर आ जाएं और कहें मेरी गिरफ्तारी गलत है, मुझे जमानत दे दें, ऐसा होना बहुत कठिन होता है तब तक जब तक कि बिल्कुल ऐसा एकदम दिखाई ना पड़ रहा हो कि बहुत कुछ गलत हो गया हो। तो इस मामले में हेमंत सोरेन कितनी राहत पा पाएंगे ये संदिग्ध है। बहरहाल उनके वकील पूरी कोशिश करेंगे और ये तक कहेंगे कि कानून की धारा भी गलत है और गिरफ्तारी का तरीका भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट क्या कोई रियायत देता है, ये एक देखने वाली बात होगी। जाहिर है ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर राहत मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन की तरफ से ये जरूर कोशिश की गई है इस याचिका के जरिए कि उन्हें राहत मिले, क्योंकि वो इस पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी बता रहे हैं, गलत तरीके से होती हुई कार्रवाई बता रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से भी देखिए हलचल इसको लेकर लगातार है, क्योंकि बीजेपी भी इस पूरे मामले को लगातार जोर शोर से उठा रही है। और झारखंड में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक भी होनी है। इस पूरे राजनीतिक हालात पर बीजेपी चर्चा करेगी। जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं झारखंड में, उस पर बीजेपी की भी निगाह है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर क्या हमारे पास जानकारी है? वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश हमें बताएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और ये बैठक होने वाली है। साथ ही साथ कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को, प्रदेश के प्रभारियों की बैठक की, जिसमें बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं यहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने भी उस बैठक को संबोधित किया। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार अपनी जो कोशिश है, अपनी नजर है, वो बनाए हुए है। और यही वजह है कि कल जब जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल से सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ी खबर राजभवन के हवाले से आ रही है कि 12:15 पर जो शपथ ग्रहण होगा उसमें सारे विधायक यहां आएंगे, और यहां विधायक जब आएंगे उसके बाद से वो हैदराबाद जाएंगे। और एक और खबर है कि 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो सकता है, उसी दिन विधायक हैदराबाद से बुलाए जाएंगे और फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। यानी जो रांची है झारखंड की राजधानी, वहां पर हर तरफ से राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं। बहुमत साबित कर पाएगी इस सरकार या फिर नहीं, ये सस्पेंस अभी बना हुआ है, जिस पर निगाह हमारी लगातार बनी हुई है। और झारखंड में देखिए हलचल लगातार बढ़ रही है, जिस पर हमारे सभी सहयोगी नजर बनाकर रखे हुए। बात झारखंड की हम कर रहे हैं, जहां पर लगातार हलचल जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है। और आज चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण होना है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बसंत सोरेन भी शपथ ले सकते हैं। बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। खबर है कि सीता सोरेन की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है, तो काफी नाराजगी भी चल रही है पार्टी के भीतर, और उन्हें भी मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सभी एकजुट रहे, ये कोशिश है। सीता सोरेन जो नाराज हैं और उन्हें अभी तक मनाया नहीं जा सका, सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है। लेकिन हलचल जो है वो लगातार तेज होती हुई। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश पांडे भी रांची राजभवन से हमारे साथ हैं और दीपक रावत भी रांची जेल के बाहर से हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक, नाराजगी बनी हुई है, खटपट अभी भी जारी है, कैसे होगा फिर आगे? ये एकजुट रह पाएंगे? बिल्कुल नाराजगी बनी हुई है। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि अभी देखिए 4 विधायक ऐसे हैं जो इस पूरे समूह का हिस्सा नहीं है। उनके मैं आपको नाम बता रहा हूं। सीता सोरेन जो नहीं आ रही है, देखिए ये सर्किट हाउस है, यहाँ पर मीटिंग चल रही है। अभी चंपई सोरेन यहाँ पर गए, सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सीता सोरेन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोबिन हेब्राम भी नहीं है। यहाँ पर एक और चमरा लिंडा वो भी यहाँ पर नहीं है। रामदास सोरेन वो यहाँ पर नहीं है, हालांकि कहा जा रहा है इलाज के लिए गए हैं, तो वो लोग यहाँ पर नहीं। सीता सोरेन तो वाकई नाराज हैं और बसंत सोरेन को जिस तरह से अकोमोडेट करने की
कवायद की जा रही है परिवार के अंदर के विरोध को कम करने के लिए, वो सीता सोरेन की नाराजगी को और बढ़ा सकता है। सीता सोरेन का ये कहना है कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं हेमंत सोरेन अगर हट रहे हैं तो बसंत सोरेन को एकोमोडेट कर लिया गया। और देखिए एक गाड़ी और निकल रही है, लगातार यहाँ पर हलचल बनी हुई है सर्किट हाउस पर। कुछ देर में चंपई सोरेन यहीं से निकलेंगे राजभवन के लिए। तो सबसे अहम बात यह कि चूंकि बसंत सोरेन को एकोमोडेट करने की बात आ गई है, सीता सोरेन को नहीं किया गया, वो नाराजगी है परिवार के भीतर। और वो नाराजगी एक बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि परिवार के अंदर से अगर कोई विरोध होता है तो उसमें लोगों के जुड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसलिए ये एक चिंता का विषय यहां बना हुआ है। जी बिल्कुल, परिवार में अगर यहां फूट होती है तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चिंता का विषय होगा सोरेन परिवार के लिए और साथ ही सरकार के लिए भी। आप नजर रखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, शपथ के बाद हैदराबाद जाएंगे विधायक। दोपहर 12:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद सीधे विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद आज 12:15 बजे का समय, और इस पर जानकारी के लिए रुक करेंगे वीरेश पांडे का। वीरेश, 12:15 बजे शपथ और उसके बाद सभी विधायक सीधे हैदराबाद रवाना। देखिए 12:15 पर शपथ ग्रहण होगा। इसमें सारे विधायक आएंगे, खबर मिल रही है सर्किट हाउस से आएंगे और इसके बाद से 2 चार्टर्ड प्लेन जो रांची एयरपोर्ट पर है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, उससे हैदराबाद चले जाएंगे और हैदराबाद के तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी हैं उनका भव्य स्वागत करेंगे। उन्हें बड़े रिजॉर्ट में रुकाएंगे और उनकी जो सेवा भाव जितना हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग में जो होता रहता है वो सब होगा वहां पर। आप इशारों में समझिए वो सब होगा, क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता, सोर्सेस से खबर है मेरे पास कि वो सब कुछ होगा वहां पर। और उसके बाद से 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट पर यहाँ आएंगे, वो सब हैदराबाद से लाए जाएंगे। बड़ी खबर एक और अपने पास आ रही है, वो दर्शकों को बताना जरूरी है। कांग्रेस हाईकमान ने 3 विधायक, इरफान अंसारी, नमन बिक्सल और राजेश कच्छप, ये तीनों कांग्रेस के विधायक हैं और ये कैश कांड में फंसे थे। आपको याद होगा ये तीनों कैश कांड में फंसे थे। इन तीनों पर कांग्रेस हाईकमान नजर बनाए हुए है और अपने रांची में स्थित दूतों के जरिए इन पर नजर रखे हुए है कि कहीं ये दाएं बाएं न करें और कैश कांड वाला मामला फिर कहीं कुछ ना हो। और भी बहुत सारी खबरें छन छन कर आ रही हैं। अगर आप वक्त दें तो मैं आपको बताऊं कि जो खबर है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पिछली सरकार में जो 4 मंत्री थे, हाईकमान से उन्होंने गुहार लगाई है उन 4 मंत्रियों को रिपीट न किया जाए, प्रदर्शन के आधार पर उसकी समीक्षा की जाए, नए लोगों को चांस दिया जाए और नए लोगों को अगर चांस दिया जाए तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हाईकमान से उन्होंने गुहार लगाई है कि जो दागी मंत्री हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनको निकाला जाए, नए लोगों ये को भी एक बहुत लाया बड़ी जाए। चुनौती है वीरेश कि सबको समेट कर रखना। सब साथ तो है लेकिन सबको साथ हाथ पकड़कर बनाकर रखना, ये अक्सर देखा जाता है जब इस तरीके का कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है और वही हम झारखंड में भी देख रहे हैं। और इसीलिए सबकी रवानगी होगी शपथ के बाद सभी विधायकों की हैदराबाद। नजर इस पर रहेगी। तो देखिए ये तो राजनीतिक हलचल की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ईडी भी तैयारी कर रही है। हेमंत की रिमांड मांगने को लेकर आज सुनवाई होगी। पीएमएलए कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है क्योंकि एक ही दिन की रिमांड मिली थी ईडी को और उसके बाद आज वो खत्म हो रही है। 10 दिन की जैसी जानकारी है कि 10 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। ईडी की पहले भी की गई थी और अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं तैयारी ये भी हो रही होगी। दीपक, ईडी जाहिर तौर पर यह मांग तो करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन हमें मिल जाए हेमंत सोरेन से सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन उसका आधार क्या तैयार किया गया, क्या तैयारी है ईडी की? देखिए ईडी की तरफ से काफ़ी सारे दस्तावेज सामने रखे गए हैं कि जो दस्तावेज जो आप झारखंड की बात करें वहाँ से बरामद हुए हों, चाहे वो दिल्ली के उनके आवास से बरामद हुए हों, कैश जो बरामद दिल्ली से हुआ था उसको लेकर भी जांच चल रही है कि वो कैश जो है वो हेमंत सोरेन का ही है या कहाँ से उनके पास आया था। उसके अलावा भी तमाम जितने भी मामले हैं उनको लेकर जो जो सबूत अब तक ईडी ने इकट्ठे किए हैं वो सारे सबूत हेमंत सोरेन के सामने रखे गए। जब उनसे पूछताछ भी हुई थी, जब उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस दिन भी ये कहा गया था ईडी की टीम की तरफ से कि जवाब सही से नहीं दे रहे हैं इसलिए इनको ले जाना होगा। कल भी जब कोर्ट में ईडी की टीम पहुंची थी तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि अब तक की जितनी भी बातचीत हेमंत सोरेन से उनकी हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें कोई भी जवाब ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, उनके जवाब मैच नहीं करते हैं। यही वजह है कि कम से कम 10 दिन की रिमांड होनी चाहिए, तभी इनसे पूछताछ ठीक प्रकार से हो पाएगी। तो ऐसे में कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है? आपको एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई उसमें सीधे सीधे इस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, इसे गैर कानूनी बताया गया था, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक, सुनवाई शुरू, कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या?
बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई और आपको मैं एक ताजा अपडेट ये देता हूं कि वहां पर जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने सीधे ये पूछा है हेमंत सोरेन के जो वकील हैं कपिल सिब्बल कि आप सीधे हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप सीधा यहां आएंगे सुप्रीम कोर्ट तो फिर दूसरों को भी हम कैसे मना करेंगे? फिर तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट ही आ जाएगा। तो ये सवाल शुरू हुआ है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पहले भी हेमंत सोरेन इन्हीं सम्मन्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया था और हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी। तो आप समझ लीजिए एक तरह से जो पहले घटनाक्रम घट चुका है वही घटनाक्रम एक बार फिर से रिपीट होता दिख रहा है। अब कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किन स्थितियों में सुनवाई अहम हो जाती है और सीधे यहां पर हो सकती है। ये अभी वहां पर ये दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर ये टिप्पणी की है कि आप सीधे हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये पुराने एपिसोड को रिवाइंड होता हुआ मैं देख रहा हूं कि इसके पहले भी हेमंत सोरेन के साथ में यही हो चुका है। और यानी जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं अभिषेक, लग तो यही रहा है कि राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि अगर ऐसा भी इस मामले में मुमकिन हो सकता है कि हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी जाए, ये कह दिया जाए कि पहले आप हाईकोर्ट तो जाइए। बिल्कुल, और देखिए मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, अभी जो जानकारी आ रही है जस्टिस खन्ना ने ये बात बोल दी जो मैं अभी आपसे कह रहा था। उन्होंने कहा है कि आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे और तब भी आपको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। वही जिस बात का मैं आप जिक्र अभी कर रहा था, जो मैं आपको इसके पहले की भूमिका बता रहा था, वही टिप्पणी की है जस्टिस संजीव खन्ना ने, ये कहते हुए कि ये तो पहले भी हुआ है, आप आए थे और आपको हाईकोर्ट जाने कहा गया था, तो आप सीधे यहां पर क्यों आ गए हैं। और इस बीच में देखिए ईडी के वकील ने भी यही दलील रखी। ईडी के वकील एसवी राजू, उन्होंने कहा है कि यही याचिका इन्होंने हाईकोर्ट में भी दाखिल की और यहां भी दाखिल की है। ये भी एक तथ्य है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी ये फैक्ट है कि हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई। इस बात को ईडी ने वहां पर पॉइंट आउट किया है। तो अभी जो दलीलें दी जा रही है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि आप हाईकोर्ट पहले जाइए, यहां सीधे क्यों चले आए, इसको लेकर के अभी वहां पर दलीलें कितना बल मिलता है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। नजर आप बनाकर रखिएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की अर्जी सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई, लेकिन सोरेन को कोई फायदा यहां नहीं मिला। सीधे एक बड़ा झटका लगा है। निपुण सहगल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, क्या हुआ कोर्ट में, झटका यहां सीधे हेमंत सोरेन को? बिल्कुल देखिए, सुनवाई से पहले भी मैं अपने लाइव में जो बात कह रहा था कि एक न्यायिक अनुशासन होता है जिसके परे जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ा कारण होना चाहिए कि वो दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू होते ही ये बात कही कि आप पहले भी आए थे सुप्रीम कोर्ट सीधे, जब समन भेजा गया था हेमंत सोरेन को तब भी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपने फिर वही किया है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हमने आपकी बात को सुन लिया सीधे अपने पास, तो हम दूसरों को कैसे मना करेंगे। यानी आप ऐसे फोरम जंपिंग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट का रास्ता आपके लिए खुला है, आप हाईकोर्ट ही जाएं और हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाईकोर्ट आपकी याचिका को जल्द सुने, लेकिन हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल लगातार दलील देते रहे कि सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, लेकिन जजों ने साफ तौर पर मना कर दिया ऐसा करने से। और इसे लेकर कोई निर्देश भी क्या कुछ दिया गया है? हाईकोर्ट जाने की बात तो जरूर कही है कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, लेकिन ये मामला जल्दी सुना जाए या कुछ इस तरीके की और कोई टिप्पणी? देखिए, दो बातें हैं। ईडी के वकील एसवी राजू कह रहे थे कि इन्होंने सेम यही याचिका, बिल्कुल यही याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है, इनको ऐसा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि दो जगह एक ही याचिका करें। तब सिब्बल ने कहा कि नहीं, उस याचिका में थोड़ा फर्क है, हम सुप्रीम कोर्ट से कोई और राहत मांग रहे हैं। जजों ने कहा अगर आपको हाईकोर्ट में लंबित याचिका में किसी संशोधन की जरूरत है तो हम उसकी अनुमति देते हैं कि आप संशोधन कर लीजिए उसमें अपनी मांगों में, पहली बात। और दूसरी राहत जो हम आपको दे सकते हैं, हम हाईकोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं कि हाईकोर्ट आपके आपको रोक रहे हो एक मिनट के लिए। योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं
का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्ययोजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का ये साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है।